हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका जो पेपर था हमने 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट कर ली, 10 तारीख की तीनों शिफ्ट कंप्लीट कर ली। ये वाला जो पेपर है वो 11 तारीख का आपका कौन सा पेपर है? 11/06/2024 का ये पेपर है आपका थर्ड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का पेपर मेरे को नहीं मिल पाया है, तो जैसे ही मिलता है मैं आपको वो भी करा दूंगा। इसके 20 अभी हमने सुबह क्या करे थे, हमने सुबह 30 क्वेश्चन करे थे। अब इसके हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। अब मैं 20 क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ उसका एक कारण है, वैसे मुझे 40 कराने थे। जो आपका सेकंड वाला, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे मुझे डाउट है कि वो करेक्ट नहीं है, ठीक है? करेक्ट नहीं है, उन पे मुझे डाउट है, तो मेरे को वो थोड़े से क्लैरिफाई करने पड़ेंगे। तो मैंने एक दो लोगों को भेजा है, और बाकी मेरी तरफ से तो करेक्ट नहीं है, बाकी उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से मैं करा दूंगा। कल कोशिश करेंगे अगर ये वाला सेट, ये वाले क्वेश्चन सब मेरे को ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम करेंगे कि इस वाले के बचे हुए 20 क्वेश्चन कर लेंगे और अगले वाले के बचे हुए 20 क्वेश्चन कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? अर्थमेटिक न्यूमरलिटी एबिलिटी 1 का, ठीक है? ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया है, मैंने पहले भी कराया है। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास ये ओड नंबर्स की सीरीज दी हुई है और उनकी क्यूब के बारे में पूछा हो, ठीक है? हमारे 3-4 फॉर्मूले जो फ्रीक्वेंटली इसमें आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमारा एक तो एन नंबर्स का फॉर्मूला है कि सम ऑफ एन नंबर्स एन एन प्लस 1/2, ठीक है? एक हमारा हमारा किसका है? स्क्वायर का है, एन एन प्लस 1 और 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। एक हमारा सिंपल क्यूब का है कि एन नंबर्स की क्यूब निकालनी है, तो वो हमारा क्या है? एन स्क्वायर अंडर ब्रैकेट के अंदर एन प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है? और चौथा ये फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला वैसे फ्रीक्वेंटली नहीं आता है, लेकिन इस वाले एग्जाम में मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। जो भी आप मैट्रॉन वेट्रॉन का जो भी एग्जाम दे रहे हो, सुपरिटेंडेंट का, मैट्रॉन का, टीजीटी का, पीजीटी का, आने की संभावना बिल्कुल है, कम है। मैट्रॉन वगैरह में आने की संभावना ज्यादा है, पीजीटी वगैरह में थोड़ी ज्यादा है, सुपरिटेंडेंट में थोड़ी सी और ज्यादा है, ठीक है? इस वाले फॉर्मूले के आने की संभावना ज्यादा है। तो हम इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे जब हम करेंगे कि हमारा जो सीरीज है वो ओड नंबर्स पे चल रही है। क्यूब मेरे से पूछा है और ओड नंबर पे चल रहा है, तो मेरे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। लेकिन ये स्टार्ट होगा 1 से। अगर मैं 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 1 की क्यूब, प्लस में 3 की क्यूब, प्लस में 5 की क्यूब, ऐसे करके एन नंबर तक लेके चला जाऊं तो ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। अब ये वाली सीरीज तो 17 से स्टार्ट है और 25 पे खत्म है, तो इस सीरीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सीरीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट ले लेते हैं। इस सीरीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को 1 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस, और ऐसे चलते चलते 25 तक की क्यूब निकालनी पड़ेगी। ओड नंबर्स की क्यूब का सम निकालना पड़ेगा, और उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? 17 से पहले ओड नंबर कौन सा आता है? 17 से पहले ओड नंबर आता है 15। तो मैं क्या कर दूंगा? उसमें से माइनस कर दूंगा 1 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब प्लस में 5 की क्यूब से लेके 15 की क्यूब तक का जो सम आएगा मैं उसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो सम बचेगा वो ये वाला बच जाएगा, ठीक है? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो अपने दिमाग में एकदम सेट करके बैठा लो। मैं भी इसलिए टाइम लेके बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इस वाली सीरीज के एन की बात करूं, इस वाली सीरीज में एन कितना होगा? इस वाली सीरीज में जो एन होगा वो होगा पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा कर दो, क्योंकि बीच में 2 का गैप है इसलिए हम आधा कर देंगे। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को मैं जोड़ूंगा 26, तो हमारा एन कितना आ जाएगा? 13। इस वाली सीरीज के लिए जो हमारा एन हो गया वो 13 हो गया। इसी तरीके से इस वाली सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें लास्ट की संख्या 15, पहली संख्या 1 यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2, इसमें n की संख्या कितनी आ गई हमारी? 8 आ गई। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। मैं एन स्क्वायर की बात करूं तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? मेरे को 13 का स्क्वायर सीधा लिख लेना चाहिए। अंदर क्या होगा? 169 मल्टीप्लाई में 2, या फिर 2 मल्टीप्लाई में 169 माइनस में 1, ठीक है? ये होगा। और फिर मैं बात करूं इसमें से माइनस क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा 64, या फिर 2 मल्टीप्लाई में 64 माइनस में 1, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, जो कुछ भी आता है। अगर मैं और फर्दर सोल्व करूंगा तो मेरे को ये निकल के आएगा 169, 16 दूनी 32 और 9 दूनी 18।
यानी कि ये हमारा आ जाएगा कितना 338। 338 में से एक माइनस होगा तो ये आ जाएगा 337। माइनस में 64 और ये 64 मल्टीप्लाई में 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 8, 128। माइनस में 1 जाएगा तो 127। तो ये कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई में 127। देखो क्योंकि मैं कैलकुलेशन पहले कर चुका हूं इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, मैं मेरे पास कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं कैलकुलेशन कर चुका हूं इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, मेरे को ऐसे कोई वो नहीं है जादू की पुड़िया कि यहाँ से ऐसे ऐसे करके कर दो, ठीक है। वैसे जल्दी भी हो जाएगी अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3, 5, 9, 6, 5, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी। इसमें से माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू, इसकी भी कैलकुलेशन में करके बैठा हूं क्योंकि मैंने पेपर सोल्व कर लिया है पहले एक बार। 8128 इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 48825। अभी तक ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आया था और लगभग मेरे हिसाब से 12-13 के आसपास से कुछ की क्यों पूछी थी उसने। तो हमारा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखो अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। मेरे से पूछा यदि दिस इज इक्वल टू दिस तो P का मान याद कीजिए। P मेरे को यहाँ दिया हुआ है, मैंने देखा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। अगर इनके जो डिनोमिनेटर है या फिर हर है वो अगर समान है तो ऊपर की संख्या सीधी जोड़ लेता हूँ। 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया हमारा 5 और 3 8 और 2 10। 10/7 प्लस में 4/P इज इक्वल टू 2 होगा। तो क्या करता हूं मैं 10/7 को उधर लेके चला जाता हूं तो 4/P जो है वो इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस में 10/7। अगर मैं 4/P को इधर ही रखता हूं, इसे बोलता हूं 7 दूनी 14, 14 में से जब 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4/P इज इक्वल टू 4/7 के। तो 4 की वैल्यू तो 4 यहाँ पे सेम मेरे को दिख रही है। P की वैल्यू की जगह मेरे को क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। अगर P की वैल्यू की जगह 7 दिख रहा है तो P की वैल्यू कितनी हो गई यही मेरे से पूछी थी 7, मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करना है, फिर प्लस माइनस में से कुछ भी करते फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला, कोई फायदा नहीं है, तो इसको आप अपने होमवर्क में रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए वृत्त चित्र 6 विभिन्न फैक्ट्रियों के उत्पादन को दर्शाता है। 6 फैक्ट्रियों का कुल उत्पादन 22,000 है। यानी कि नीचे दिया गया जो वृत्त चित्र है वो परसेंटेज में है, तो मेरे को सीधा सीधा यहाँ से ये मेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 100% की वैल्यू जो है वो 22,000 है। एक विशिष्ट फैक्ट्री के उत्पादन को इन 6 फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। 100% को बाइफरकेट कर दिया ABCDEF ने। अब उसने बोला कि P1 जो है वो ACDF का औसत है। अगर ACDF का औसत है तो मैं बोलूं A तो 37 है, परसेंट में ही लिख लेते हैं अभी तो। C जो है वो 20 है, और किसकी बात कर रहा है D की बात कर रहा है, D जो है वो हमारा 4 है, और F की बात कर रहा है, F हमारा 10 है। तो मैं सीधा सीधा बोलूं तो 20 3 4 34 और 60 और 70 और एक 71% बन जाएगा, ठीक है। 71% बन जाएगा टोटल। लेकिन मेरे से क्या बोला, मेरे से औसत बोला, तो जितने नंबर से उनसे डिवाइड कर दो 1 2 3 4, यानी कि जो एवरेज निकल के आ गया, यानी कि P1 निकल के आ गया, वो हमारा निकल के आ गया P1 71/4% के। P2 की अगर मैं बात करूं तो P2 के बारे में इसने बोला है कि B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर है। B तथा E के उत्पादन के बीच का अंतर मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा परसेंटेज में दिख रहा है कि P2 जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। 16 में से 3 चले जाएंगे, इसमें तो कुछ निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है कि P1 प्लस में P2 कितना होगा। तो अगर मैं P1 प्लस में P2 की बात करूं तो ये होगा 71.4% प्लस में 3% की। 4 तिया 12, 12 यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 83, 12 हाँ 83/4% के इक्वल हो जाएगा। अब मेरे से 100% की वैल्यू है, मेरे को ये निकालनी है, बस इतना ही तो सवाल बच गया। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा बच गया कि मेरे को 100% की वैल्यू मेरे पास ये है, मेरे को ये निकालनी है। तो मैं यहाँ से सीधा बोल सकता हूँ कि 22,000/100%, और मेरे को 83/4% निकालना है।
परसेंट से मैं परसेंट काट देता हूँ, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूँ, 4 से इसको काटने जाऊंगा तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। मेरे को पता है 11 का कोई मल्टीपल हो तो मैं उसके मल्टीपल को इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 5 तिया 15 का 5, एक हासिल, और 8 पंजे 40 और एक 41। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला, और फिर सेकेंड बार में दोनों, फिर थर्ड बार में ये दोनों, और फोर्थ बार में लास्ट वाली डिजिट। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट। ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा 4565, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 5वां, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 फैक्टरियों द्वारा निर्मित लंच बॉक्स की संख्या को दर्शाता है। F2 द्वारा निर्मित लंच बॉक्सों की संख्या F4 द्वारा निर्मित लंच बॉक्सों की संख्या के साथ क्या अनुपात है? F2 ने लंच बॉक्स प्रिपेयर करें 350, F4 ने करें 50% से। मेरे को क्या पूछा है, मेरे से इनका रेशो पूछा है। रेशो में रख के जितना कट सकता है उतना काट लेंगे, तो 7:1 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है। राशि ज्ञात कीजिए। मैंने बोला 10 दिया हुआ है, परसेंट मेरे को 2 साल दिया हुआ है, तो क्या मैं इसे ट्रेडिशनल तरीके से निकालने के बजाय जो मेरे को तरीका बिल्कुल क्या बोलते फिंगर टिप्स पे है, मैं उससे ना निकाल लूं? ठीक है, मैं क्या उससे ना निकाल लूं, मैं इससे निकाल लेता हूं। मैंने बोला ए ये है और बी ये है, मैं कई बार बता चुका हूं, कई बार हम कर चुके हैं। हमने ए और बी की जगह 10-10 डाल दिया, तो यहां से मेरे को कितना मिला, 20 मिला। क्योंकि अंदर भी प्लस के हैं दोनों, तो बाहर निकल के प्लस के ही आएंगे, तो प्लस सीधा लिख देते हैं। 10-10 100 हो जाएगा, 100 से इसको कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि मेरे को जो परसेंटेज मिलेगी 2 साल के बाद 21% मिलेगी। वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10-10 के अगर 2 पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है तो वहां पे 21 मिलता है। तो 21% की मेरे को यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 105 रुपए, ये दी हुई है। राशि पूछी है, राशि अपने आप में 100% होगी, तो यहाँ पे निकाल देते हैं 105 बटे में 21% मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, इस परसेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी लिखने की तो किसी को भी जरूरत नहीं है। जितना आप अपने दिमाग में एलिमिनेट कर सकते हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, अगर ये मेरे सामने सवाल आता तो मैं बोलता 10 का है, 2 का है तो 21% होगा, ये मेरे दिमाग में चल जाता। 21 है तो ये 5 गुना है, 5 गुना है तो 100 से मल्टीप्लाई होकर 500 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। इसी के साथ नीचे दिया गया वृत्त चित्र 6 विभिन्न कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 6 कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 20,000 है। इन सभी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 20,000 है। एक विशिष्ट कंपनी में कर्मचारियों की संख्या इन सभी 6 कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या के संबंध में डिग्री के रूप में दर्शाई गई है। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पी तथा क्यू के कर्मचारियों की कुल संख्या, पी तथा क्यू के कर्मचारियों की कुल संख्या, अब ये जो है ये मेरा डिग्री में है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये 20,000 है। अभी मैं इसको साइड में रखता हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका यूज करूंगा। पी तथा क्यू में कर्मचारियों की कुल संख्या, पी तथा क्यू में, पी में 70 है, क्यू में 130 है, तो पी प्लस में क्यू कितने हो गए, सीधा मैं बोल सकता हूं 200 डिग्री हो गया। टी तथा यू में कर्मचारियों की कुल संख्या, टी तथा यू में, टी में कितना है, टी में 16 है, यू में कितना है, यू में 104 है, तो ये 120 हो गए। टी प्लस में यू कितना हो गया, 120 हो गया, 120 डिग्री की कुल संख्या का 16.66% है। तो स्टेटमेंट मेरे को चेक करनी पड़ेगी भाई, पी के तथा क्यू के कर्मचारियों की कुल संख्या टी तथा यू के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या इतना प्रतिशत है, देख लेते हैं भाई। 200 क्या 120 का 16.66% है। मेरे को यहाँ पे काटने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 500/3 कहीं से भी कहीं तक 16.66% नहीं आने वाला। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत, मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, ये तो सही है। अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्यू तथा आर में कर्मचारियों की कुल संख्या, क्यू तथा आर में, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। 25 या 130 तो कितना हो गया, क्यू प्लस में आर कितना हो गया हमारा 155%, सॉरी डिग्री। एस तथा टी में कुल कर्मचारियों की कुल संख्या, एस तथा टी में, एस में 15, टी में 16, एस प्लस में टी कितना हो गया 31 डिग्री।
का अनुपात जो है 5:1 है। क्या मुझे इसकी जरूरत पड़ी? मेरे को इस स्टेटमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, दोनों स्टेटमेंट में जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने बोला 155 यानी कि Q+R का रेशियो जो है S प्लस में T यानी कि 31 डिग्री, इनके साथ क्या 5:1 का है? मैंने बोला 5:1 का आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? केवल स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। दो संख्याओं की कितनी संख्या 9 से विभाजित है? दो अंकों की कितनी संख्या 9 से विभाजित है? अगर मैं दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो वो 100 होती है, सबसे छोटी की बात करूं तो वो 10 होती है। ठीक है, 100 से पहले कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? मेरे को भली बात ही पता है कि वो 99 होगी, ये आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 के बाद कौन सी संख्या पहली ऐसी होगी जो 9 से विभाजित होगी? मेरे को पता है 18 होगी। अगर मैं इसे देखूं तो ये 9 का कितना मल्टीपल है? 9 का 2 गुना है। अगर मैं इसको देखूं, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका टाइम बच सके उस तरीके से क्वेश्चन करो, वरना उसी लंबे पैटर्न के हिसाब से इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो इससे कम से कम 3 गुना टाइम लगा दोगे। अब मेरे को 18 बोलते ही 9 × 2 याद आ गया, 99 बोलते ही 9 × 11 याद आ गया। मैंने बोला ये 11 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। यानी कि अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 9 आ गया। इन दोनों का अंतर यानी कि इन दोनों के बीच में 9 संख्या होंगी। अब इसमें ये या तो 18 को एक्सक्लूड होकर देंगे हम, या तो 99 को एक्सक्लूड कर देंगे, दोनों में से एक को एक्सक्लूड कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पे +1 कर देते हैं, जो कि आपने सुना होगा घटा के +1 कर दो, घटा के +1 कर दो। वो इसलिए होता है क्योंकि या तो हम इस केस में 18 को एक्सक्लूड कर रहे हैं या तो 99 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो है +1 होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 5 सेल्समैनों की कंपनी दी हुई है, बस सिंपल सा है। नीचे की स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो एल में सेल्समैनों की संख्या के में सेल्समैनों की संख्या का कितना प्रतिशत है? एल में सेल्समैनों की संख्या और एल में जे है, तो एल में सेल्समैनों की संख्या किससे? के से। के का कितना प्रतिशत है? एल में सेल्समैनों की संख्या के का, तो के नीचे आएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। देखते ही मेरे को पता चल रहा है 200% होगी। 200% होगी तो बस मैं ऑप्शन में ढूंढूंगा 200% का है और मैं यहाँ पे ऐसे लगा के चलाऊंगा। ठीक बात है। वैसे भी अगर आप उल्टा भी सोचोगे तो उल्टा नहीं हो पाएगी, क्योंकि 40 का 20% 50% है तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उल्टा सोच के भी वो गलत नहीं लगा सकता। वैसे अगर इसमें 50 देता ना वो, तो लगभग मान के चल रहा हूँ 30% तो 50 मार जाते हैं। अगला क्वेश्चन डीएसएसबी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता ही है आपके, मैंने सभी कराए हैं, जितने भी कराए हैं अभी तक उन सब में ही देखा है हमने। 3.246 के ऊपर बार, 246 के ऊपर बार, मैंने बोला इसको अलग लिख लो, मैंने कई बार कराया, और इस वाली संख्या को अलग लिख लो। ये कितना होगा? 3 प्लस में 2.246, यहाँ पे 0 लिखना पता नहीं क्यों नेसेसरी होता है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर बार हटाऊंगा तो मैं बोलूंगा भैया ये जो होगा 246, क्योंकि तीनों संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 9 आ जाएंगे। अगर 3 संख्याओं की जगह 2 के ऊपर बार होता तो नीचे 2 9 आते और 1 0 आता, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो घट जाती। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। 29 27 का 7 2 हासिल, 29 27 29 का 9 2 हासिल, 29 27 2 29, 2997 प्लस में 246 अपोन में कितना? 999, और ये +3 में लिखना भूल गया तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं सॉरी, +3 नहीं, ये तो हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई तो करा है। ठीक है ना, मैंने बताया निशात इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ा कितना आएगा? ये आएगा 3 4 2 और 3 3 4 3 2 4 3 हमारा अपोन में 99, ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या 30% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या जो है वो इतनी है। जनसंख्या का क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है भैया। मैंने बोला कि 30% के हिसाब से बढ़ेगा, तो मैं अगर इसको अपने फॉर्मूले में डालूं, फॉर्मूला कौन सा बता देना एक बार कमेंट में। फॉर्मूला चलो मैं बता ही देता हूँ, कुछ नए आते हैं ना तो उन्हें नहीं पता चलता। फिर a + b और प्लस माइनस में a × b/100, क्योंकि जनसंख्या प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो यहां से जो निकलेगा वो भी प्लस का निकलेगा। a + b अगर मैं करूंगा तो 60
प्लस में 30 मल्टीप्लाई में 30 900, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो ये 9, यानी कि हमारी कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी 2 सालों में? 69% बढ़ जाएगी। टोटल जनसंख्या इतनी हो गई भाई, 100% पहले थी, 69 बढ़ गई तो 169% हो गई, 169% हो गई, 169% की वैल्यू 29913 हो गई, और मेरे को 100 की निकालनी है। क्या मेरे को ये बट्टे बट्टे में रख के काटने की अब जरूरत है? मेरे हिसाब से आप हैबिचुअल हो चुके होगे, तो मैं बट्टे में रखने की बजाय मैं सीधा काटने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला इसको अगर मैं इससे काटूंगा तो 16 एकम 16 जाएगी मानी, 16 एकम 16, तो ये 0 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, 1 3 0 हो जाएगा और 1 उतर जाएगा। तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 6 96 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा? 16 सत्ते 112, क्योंकि 131 आ रहा था, 112 मेरे हिसाब से लास्ट है, तो ये सत्ते पे जाएगी। फिर मेरे को बस ये देखना है कि लास्ट में कहाँ 3 आएगा। ये सिर्फ 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 पे 3 आता है, तो 177, और मल्टीप्लाई में क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएंगी तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगी। बस एक बार आप बटे बटे में करके रख के एक बार कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक विद्यालय के 84 विद्यार्थियों का औसत भार 48 kg है। यदि लड़कों का औसत भार 51 kg है, लड़कियों का औसत भार 30 kg है। ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा वार्डन में, अभी तक ज्यादा आया नहीं है, वैसे फेवरेट होना चाहिए, ये क्वेश्चन फेवरेट होते हैं हर एग्जाम के। मेरे को एवरेज वेट दिया हुआ है, एक तो टोटल का एवरेज वेट दिया हुआ है, और फिर इंडिविजुअल 2 अलग अलग ग्रुप्स का दिया हुआ है। इसमें कुछ भी हो सकता है, लड़के लड़कियां हो सकते हैं, बड़े बूढ़े हो सकते हैं, 60 से कम की औरत, 50 से कम की औरत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें कुछ भी हो सकता है, हमें 2 ग्रुप का इंडिविजुअल और टोटल का अगर औसत वेट दिया है तो मैं सीधा इसमें उठा के एलिगेशन लगाऊंगा 51 और 30, और जो हमारा एवरेज टोटल का है उसको हम डालेंगे बीच में। यहां से हमारा क्या निकल के आया, क्योंकि हम वेट के ऊपर लगा रहे हैं तो जो हमारा निकल के आएगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 18, 3 और 18 अगर मैं रेशो की बात करूं तो ये आ जाएगा 3 6 18, 3 एकम 3। ये मेरा जो है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आ गए। मेरे से यह पूछा है इसने, मेरे से पूछा है कि लड़कों के कुल भार का लड़कियों के कुल भार के साथ अनुपात क्या होगा। मैंने बोला भैया 6, इसने बोला है कि अगर 6 स्टूडेंट हैं और प्रत्येक का औसत वेट जो है वो 51 है। अब मेरे को टोटल निकालने की जरूरत नहीं कि कितने स्टूडेंट एक्चुअल में हैं या कितने नहीं है। उस केस में होता अगर वो मेरे से नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता कि लड़के कितने हैं, अगर मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इन जनरल क्या होता है इस क्वेश्चन में, इन जनरल ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से इन जनरल इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे पूछता है कि कितने विद्यार्थी हैं, तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरे हिसाब से जो टोटल है वो 7 है, यानी कि 7 की वैल्यू 84 है। तो मेरे से अगर लड़के पूछ लेता तो मैं बोलता 7 की वैल्यू 84 है, यानी कि 1 की वैल्यू 12 है, और 12 पंजे 60, 12 6 72, यानी कि जो लड़के हो जाते हैं वो 72 हो जाते हैं। और अगर मेरे से पूछ लेता लड़कियों की वैल्यू, क्योंकि मेरे हिसाब से रेशो के हिसाब से 1 है, तो 12 एकम 12, तो हमारे पास हिसाब से लड़कियां जो जाती 12 हो जाती हैं। देखिए इस केस में क्या पूछ रहा है, ये लड़कों के औसत भार और लड़कियों के औसत भार का अनुपात पूछ रहा है, ना कि ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। जनरली ये वाली वैल्यू पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको निकाल के बता दी है, ठीक है। लेकिन इसने जनरली वाला केस पूछा नहीं, तो मेरे को ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बोला भैया 6 आदमी हैं जिनका औसत वेट, भाई इसी अनुपात में, अनुपात तो अनुपात में कट जाएगा आपस में, तो लड़कों का जो औसत वेट है वो 51 है। मैंने बोला लड़की एक ही है और उसका जो औसत वेट है वो 30 है, तो मैं ऐसे करके ही निकाल लेता हूं। मैंने बोला 6 पंजे 30, तो वेट का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 51 रेशो में 5, ठीक है। ये हमारा जो है वेट का एवरेज आ जाएगा। अगर बाई चांस आपको वेट का एवरेज दिया होता और आपसे क्या पूछ लेता, वेट का एवरेज देके क्या पूछ लेता आपसे टोटल वेट का एवरेज देके फिर आपको वेट का एक और एवरेज भी देना पड़ता है, ऐसे नहीं, वो नहीं बन पाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 51 रेशो में 5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 16 से 26 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इसके लिए आपको 16 से 20 तक की 26 तक की अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए इन द सेंस आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है।
अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा होता है जिसका फैक्टर एक तो खुद बने, एक बने और एक इटसेल्फ हो, यानी कि खुद वो संख्या हो। जैसे कि दो है, दो जो है हमारा, इसका एक फैक्टर एक है और एक फैक्टर दो है। ठीक है, एक सिंपल एक इवन नंबर है जो कि आपका इवन नंबर होने के बाद भी प्राइम नंबर है, इवन एंड प्राइम नंबर। ठीक है, सिर्फ एक ही है। जैसे कि अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, दो ही से कटेगा, या तो एक से कटेगा या इटसेल्फ यानी कि 5 से कटेगा। जैसे कि 7 है, 7 के सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं पॉसिबल, 1 और 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। तो 16 से 26 के बीच में ऐसे कौन से नंबर आते हैं भाई? 16 के बाद आता है 17, 17 का भी एक और अपने अलावा कोई एवरेज नहीं होता, सॉरी कोई फैक्टर नहीं होता। 17 के बाद 18 का भी होता है, 19 का नहीं होता, 20 का होता है, 21 भी 3 से कट जाता है, 22 की बात करूं 2 से कट जाएगा, 23 की बात करूं ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा। 24 की बात करूं 2 से कट जाएगा, 25 की बात करूं 5 से कट जाएगा, 26 की बात करूं तो 26 तो अपना 13 और 2 से दोनों से कट रहा है। तो बस मेरे को इन तीनों संख्याओं का एवरेज निकालना, मैं तीनों को जोड़ देता हूं और कितने नंबर हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5, 59/3। 59/3 को अगर मैं काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18 पॉइंट लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, सॉरी 2 आएगा, 2 बचेगा ना, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 निम 27 पॉइंट लग जाएगा। 27 के बाद बचेगा 2, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18, या फिर हम इसे 67 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 19.67 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है? 3600 रुपए पर 48% की एकल छूट प्रदान की गई। एकल छूट के बजाय अगर 35% और 20% की दो क्रमिक छूटें प्रदान की जाती तो दोनों के विक्रय मूल्य में कितना अंतर आता? भाई एक चीज का प्राइस जो है वो अपने आप में 100% है। पहले केस में उसने क्या करा, उसने 48% का डिस्काउंट दे दिया। दूसरे केस में क्या करा उसने 35% का एक डिस्काउंट दिया और 20% का एक डिस्काउंट दिया। ठीक है, माइनस में है। अब ये जो दो डिस्काउंट है इससे निकालने के लिए फिर मैं उसी फॉर्मूले पर चला जाऊंगा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, प्लस माइनस जो भी बाहर से आता है a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाई 100। अगर मैं इसको a और b मान रहा हूं और माइनस माइनस दोनों है तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 55 हो गए, 55% माइनस का अंदर, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो जुड़ के प्लस बन जाएंगे, तो अंदर से जो आएगा वो प्लस आएगा। 35 दूनी 70, यानी कि अंदर जो बनेगा वो 700/100 बनेगा, 700/100 बनेगा तो प्लस का 7 निकल के आएगा। अगर प्लस का 7 है और माइनस का 55 है तो मैं इसकी बात करूं तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 48%। माइनस का 48% ही बन जाएगा। यहां भी 48% की छूट थी, यहां भी 48% की छूट है, तो 100 अगर हमारा यहां से 48% था तो यहां भी 52% एसपी रहा होगा और यहां भी इस केस में भी 52% एसपी रहा होगा। तो दोनों केस में एसपी सेम है, तो विक्रय मूल्य के अंदर कोई भी अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15 हमारा फिर से बाहर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करोगे क्या होमवर्क में? मेरे को बताना, अगर थोड़े अच्छे क्वेश्चन अगर होमवर्क में डालने में स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक वाले ही कराता हूँ मैं भी होमवर्क में जो डालता हूँ, वैसे उनके भी आंसर नहीं आते। वीडियोस आप देखते हो लेकिन उनके आंसर पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आता। 15 0.243 का मान ज्ञात कीजिए। 0.2, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो सिंपल से क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं तो पेन भी नहीं चलाऊंगा इनके लिए, वो सिंपल से क्वेश्चन ही एग्जाम में फंस जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा फंसने वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत सिंपल सा होता है। मैं जब एग्जाम देता हूँ ना तो मेरे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। कभी कभी बहुत लल्लू सा क्वेश्चन में मैं गलती करके आया था, जैसे कि एक बार मैं एरिया के क्वेश्चन में गलती करके आ गया था। मेरे को सिलेंडर का एरिया पूछा था और मैं वहां पे आर की मल्टीप्लाई करना भूल गया था, नहीं आर को हाफ करना भूल गया था, सॉरी। मेरे को डी दिया हुआ था और मैंने उसको डी को हाफ नहीं करा था आर के लिए, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है 0243 के ऊपर बार, तो मुझे पता है इसका मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को लिखना 243।
जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उनको इसमें से माइनस कर देना है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखने हैं। बस मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। 243 में से जब मैं 24 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारा 219 अपॉन में 900 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन तो इसी सेट में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, 20 तथा 35 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला एक और क्वेश्चन आ चुका है अभाज्य संख्याओं का, एक ये दूसरा आ गया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको होमवर्क में रख लो, किसी पर नहीं होता है। थोड़ा सा अच्छा तो क्वेश्चन है वैसे, लेकिन होमवर्क में रखो, अगर नहीं होता है तो लेट मी नो, मैं इसको कराऊंगा फिर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्षों में 13395.6 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 22% है और 2 साल की बात कर रहा है, देखते ही मेरी आंख चमक जानी चाहिए कि भैया ये तो कई बार लगा चुका हूं मैं। a मल्टीप्लाई बी बाई 100, एक बार और लगा देता हूं भैया, एक बार 22 मिली, एक बार 22 मिली, तो 22 तो 44 तो मिल गई। क्योंकि ब्याज है तो अंदर से निकल के भी हमारा प्लस का ही आएगा, और 22 का स्क्वायर मेरे को पता है 484 होता है, डिवाइडेड बाय अगर हम 100 करेंगे तो ये 4.84 आएगा। 4.84 आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि पूरा जो ब्याज है वो 48.84% हो जाएगा। अब राशि जो है वो इतनी हो रही है, अपने आप में जो राशि थी वो शुरू में 100% थी, उस पर ब्याज कितना मिल गया 48.84% मिल गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 148.84% की जो वैल्यू दी हुई है, मेरे को दी हुई है 13395.6, तो मैं 100 की निकाल दूं, मेरे से राशि पूछी हुई है 100% की मैं निकाल देता हूं। वह मैं सीधा भी काट सकता हूं लेकिन मैं काट नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन देखूंगा ना तो मेरे को ऑप्शन से पता चल जाएगा इसमें, छोड़ो ऑप्शंस भी काट ही लेते हैं, कटवा काट के दिखा देता हूँ। 13395.6 अपॉन में 14884 मल्टीप्लाई बाई 100, इन 2 जीरो को ऊपर रख देंगे, 2 जीरो आ जाएंगी। अगर मैं इसको देखूं यहां से तो मेरे को जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना पूरे दिख रहे हैं। अगर मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं तो मैं ये देखता हूं कि लास्ट में 6 कौन ला पाएगा। जाहिर सी बात है 100 तो नहीं कटने वाले, ये इन 100 में से कुछ कटेगा। मेरे को यहाँ पे मिनिमम 2 जीरो दिखाई दे रही है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 जीरो को काट लेता हूँ। मैंने बोला 2 जीरो काट लो तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, कम से कम इतने से तो कटेगा ही। 4 तिया 12, 2 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इतना कट गया। अब मैं देखता हूँ कि ऊपर वाला किससे कट सकता है। नहीं नहीं, मैंने ज्यादा जीरो काट दी क्योंकि ये पॉइंट भी है, एक पॉइंट भी तो लगा हुआ है, एक पॉइंट भी तो लगा हुआ है। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा सबसे पहले। मैंने इस पॉइंट को हटाया, नीचे कितना आ गया 10, 10 से इसको काट दिया तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ हमारा बच गया 100 की जगह बच गया यहाँ पे 10, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई। अब मैं इसको काटता हूं, मैंने बोला 3 जीरो मैक्सिमम है, 2 जीरो मिनिमम है, तो मैं मैक्सिमम वाले केस पे खेलता हूं। मैं 3 जीरो को ऐसे ही रहने देता हूं, इससे इसको डायरेक्ट काटने की कोशिश करता हूं। क्या इससे डायरेक्ट कट जाएगा, क्या इससे ये डायरेक्ट कट जाएगा, इसके मल्टीपल में 6 आ जाएगा। तो मैंने देखा 9 चौक 36 पूरा कट रहा है, 9 चौक 36 पूरा कट रहा है। अगर मैं 12 की मल्टीप्लाई करके देखूं तो 4 दूनी 8 आता है, तो ये नहीं आएगा। 3 जीरो वाले केस को चेक कर रहा हूं मैं, 3 जीरो वाले केस को चेक कर रहा हूं, ठीक है। 3 जीरो वाले केस में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 4 में करता हूं तो इकाई का अंक आता है 8, जबकि यहाँ पे 6 है। 9 वाले केस में बन रहा है, ठीक है। अगर मैं और चेक करूं, अगर मैं बोलूं 2 ही जीरो बन रही हूं, 2 ही जीरो बनने के केस में इसको यहाँ पे 5 होना पड़ेगा और इसको यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। मैं आपको सिर्फ करना बता रहा हूँ और कैलकुलेशन आपको ही करनी है इसकी, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और ये आपका आ गया 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब इसको यहाँ पे 6 होना होगा। अगर इसको यहाँ पे 6 होना है तो ये किसका मल्टीपल हो सकता है, इसको अगर 6 होना तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था कायदे से। 3 के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता इकाई का अंक। 3 हमको इकाई के अंक में दिख नहीं रहा है, हमें सिर्फ 9 दिख रहा है जिससे ये पॉसिबल है। या फिर अगर मैं इसमें आपको
इसको मैं सबको हटा दूं, ठीक है। एक नई चीज सीखो आज, मतलब ये नई नहीं है तो पुरानी, लेकिन मैंने अभी तक इसमें करा ही नहीं है, मैंने इसमें अभी तक करा ही नहीं है। ये है भैया 1395.6 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय हो जाएगा 148.84। मैंने बोला जो ये है, ये जो संख्या है, अगर मैं इनका डिजिटल सम लूं, बहुत से लोग डिजिटल सम जानते होंगे, डिजिटल सम में हम कुछ नहीं करते, हम सम लेते हैं, या तो वो 9 बन जाए या फिर 9 से जितना भी कम जो रह जाए उसे हम उसका डिजिटल सम मान लेते हैं। अगर 9 बनता है तो हम उसे 0 या 9 मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले केस में अगर मैं पॉइंट हटा दूं, ये वाला पॉइंट हटा दूं और ये वाला पॉइंट भी हटा दूं, तो ये हमारा 2 0 निकाल के देगा और ये 0 निकाल के देगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ऊपर के डिजिटल सम की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो हम सबको जोड़ लेंगे, 6 9 से 9 तो कट ही जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, तो 5 और 1 6। ऊपर का डिजिटल सम कितना आएगा 6। नीचे की अगर मैं बात करूं तो 8 और 1 9 कट जाएगा, 4 4 8 दूनी 16 यानी कि 6/7 आ जाएगा, 6/7 आ जाएगा। तो ये भी डिजिटल सम से भी नहीं बन पा रहा, इसमें तो प्लेन कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी फिर आपको, डिजिटल सम से बन नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, इसे नॉर्मल कैलकुलेशन कर लो, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लो, बाकी आंसर जो आ जाएगा वो 9000 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 एक बार फिर से क्यूब का क्वेश्चन, ये हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, हमारा तो कम से कम 5 से 6 बार इससे नाता पड़ चुका है। n स्क्वायर n प्लस में 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सम ऑफ n नंबर्स ऑफ क्यूब स्टार्टिंग विद नंबर 1, ठीक है। स्टार्टिंग विद नंबर 1 से स्टार्ट हो, एक एक का गैप हो, कहीं तक भी जारी। मैंने बोला n इसका क्या होगा, इस केस में 50 ही होगा, 50 का स्क्वायर यानी कि 50 × 50, 50 प्लस में 1 51, मल्टीप्लाई में 51 बटे में कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये भी कितना आ जाएगा 25, तो 25 25 625, और 51 के स्क्वायर की बात मैं करूं तो 2601 से हम 625 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा आएगा, कैलकुलेशन पार्ट इज योर्स, 1625625, ठीक है। नॉर्मल सी कैलकुलेशन या मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, ये करके दिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, मेरे को छूट बताओ। मैंने बोला अंकित मूल्य क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य होता है हमारा एमपी, एमपी का 1/4 इज इक्वल टू एसपी का 5/6 के, तो जितना कट सकता है उतना काट लेते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4, एसपी को नीचे ले जाता हूं, 2 को ऊपर ले जाता हूं, तो एमपी अपॉन में एसपी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा आ गया 10 डिवाइडेड बाई 3। एमपी कितना है 10 है, एसपी कितना है 3 है। मेरे को पता है जो डिस्काउंट होता है वो हमारा किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है, तो मेरे को डिस्काउंट कितना मिला है, मेरे को डिस्काउंट मिला है 7 का, मेरे को डिस्काउंट मिला है 7 का, किस पे मिलता है एमपी पे मिलता है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 एमपी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70%, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा उसके बाद मल्टीप्लाई होगी, आपको ही करना है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी यहीं पर रैप अप करते हैं, बाकी आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी, फिर एक बार कल शाम को फिर 40 क्वेश्चन की एक और क्लास के साथ मुलाकात होगी, ठीक है। आज के 50 हुए, कल के 80 हो जाएंगे, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।